Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS. I hope you guys are doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll cover these articles. Let me give you a quick glimpse of what we will be covering today so that you stay connected whole throughout the session. Now as far as today's session is concerned, we'll discuss these articles. हम बात करेंगे कोसी रिवर के बारे में, कजिन के बारे में एक एक्सरसाइज है, दोनों प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है. स्ट्रेंथनिंग इंडियाज एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जीएस पेपर 3 मेंस. जॉर्डन को देखेंगे मैप में क्यों. आई लेट यू नो द कॉन्टेक्स्ट व्हेन विल टॉक अबाउट दिस आर्टिकल. तो एक मैप बेस्ड आर्टिकल है आज. एंड मानस नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व के बारे में बात करेंगे, अगेन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. सो दिस विल बी आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन. जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. You can trust this platform, the content that is being shared with you, because Sri Ram's IS is serving the nation since 1985. So that trust जो बच्चों ने दिखाया है, so we are online also now. You can refer this platform. You can share these sessions if you like with others also. Those who are preparing for UPSC, those who are preparing for SSC, B State PCS. So current affairs are relevant for every exam. सो डू शेयर दी सेशंस. अगर अच्छे लगते हैं, कमेंट सेक्शन आपके पास है. यू कैन लेट मी नो योर फीडबैक्स ऑल्सो. एंड या अपनी अटेंडेंस पहले तो फटाफट से मार्क कराओ बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सेशन दैट कम्स, बी इट माइन और एनी अदर मेंटर. राइट, चलो लेट्स मूव अहेड विद द फर्स्ट आर्टिकल. Assam's Manas National Park and Tiger Reserve will reopen. मानस नेशनल पार्क जिसकी हम बात कर रहे हैं, इट विल रीओपन फॉर टूरिस्ट मॉनसून के बाद. सरकार ने ऐसा कहा है. तो मानस नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? इसके आगे थोड़ा सा जाएंगे तो औरांग नेशनल पार्क है. तो फिर उसके बाद लाउकोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क है. तो ये आपको पूरा मालूम होना चाहिए. ठीक है, west to east. Now as far as Manas National Park is concerned, तो ये foothills of Himalayas पे located है. Royal Manas National Park पड़ता है भूटान में, so it is contagious to that also. ये एक बहुत ही आप बोल सकते हो एक इसको यूनिक डिस्टिंक्शन है इसका, दैट इट इज़ ऑफ बीइंग अ नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, एक बर्ड इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है. इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट रिजर्व जिसको इंक्लूड किया गया था टाइगर रिजर्व नेटवर्क के अंदर अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर 1973. इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ लार्ज टाइगर कंजर्वेशन लैंडस्केप जिसके अंदर बक्सा, नामेरी, पके, नामदपा टाइगर रिजर्व, ये सारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं भूटान के, म्यांमार के. सो इट ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ दैट. जो मानस नेशनल पार्क है, यहाँ से मानस नदी बहती है और ये मानस नदी ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी है. यहाँ आपको साल, स्क्रब, ओल्ड प्लांटेशन, सेमी एवरग्रीन, मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट, ये सारी प्लांटेशंस देखने को मिलेंगी. और एनिमल्स में पिग्मी हॉक, गोल्डन लंगूर, इंडियन राइनोसोर, एशियाटिक बफेलो, ये सारी स्पीशीज आपको यहाँ देखने को मिलेंगी. सिंपल था, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, ईजी था, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट आर्टिकल. उससे पहले anybody having any doubt in polity, you can refer these sessions, comment. बेसिकली ये जो सेशंस हैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे. कोई भी डाउट होता है, कोई डाउट है पॉलिटी में, कोई कोर्स चाहिए पॉलिटी का, सो कोई अब पैसे पेमेंट कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. यू आर नॉट बीइंग चार्ज इवन अ सिंगल रुपी. नहीं तो 20-30-25 हज़ार कैसे कोर्स भरो, नहीं. रेफर दी सेशंस, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए. ऑल्सो ये जो सेशंस हैं ऐसा नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है, नॉट एट ऑल. द बेस्ट ऑफ क्वालिटी इज बीइंग शेयर्ड. स्पून फीड सेशंस आर ऑल्सो देयर वेयर यू कैन रेफर एनी सिंगल टॉपिक इफ़ यू वांट ऑफ करंट अफेयर्स. एंड डेली न्यूज़ एनालिसिस का सेशन तो ये है ही जो मैं आपके साथ डेली लेती हूँ. प्लीज़ डोंट कंसीडर इट एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ स्पून फीड, या चलो स्पून फीड का एक करंट अफेयर देख लिया तो बात बन जाएगी, नहीं. डेली मतलब डेली के करंट अफेयर्स हैं. सो प्लीज़ बी कंसिस्टेंट. मंथ ख़त्म हो गया है, न्यू मंथ स्टार्ट हो चुका है अक्टूबर का. सो नए मंथ के साथ नए करंट अफेयर्स आ गए हैं न्यू मंथ के.
तो अपना जो रिवीजन है पहले मंथ का कंप्लीट कर लीजिए उसको, और अब हर रोज़ साथ साथ कवर करते चलिए। जो अगर किसी ने पहले छोड़ा है, बचा है, कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। ठीक है। जॉर्डन बन गया है पहली कंट्री इन द वर्ल्ड टू एलिमिनेट लेप्रोसी। दे हैव रिसीव्ड द ऑफिशियल वेरिफिकेशन फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम ना मैप में जॉर्डन के बारे में देखेंगे। देखो, सीरिया है, वेस्ट बैंक है, इज़राइल, इजिप्ट, और इधर आपका सऊदी अरेबिया, इराक, इन सब के साथ इसका बॉर्डर लगता है। सो बॉर्डर किसके साथ लगता है ये मालूम होना चाहिए। पहली बात तो सिंपल सी ये है। जॉर्डन साउथ वेस्ट एशिया के अंदर है। इट इज लोकेटेड इन द रोकी डेजर्ट ऑफ द नॉर्दर्न अरेबियन पेनिनसुला। जॉर्डन नदी से इसका नाम पड़ा जॉर्डन। मैप में एक बार देख लिया, इधर देख लो गल्फ ऑफ अकाबा, डेड सी है यहाँ। ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट विल कवर। सो ये थोड़ा सा आपको एक आइडिया लग गया होगा विद मैप। तो एक अरब कंट्री है साउथ वेस्ट एशिया की, रॉकी डेजर्ट में, नॉर्थ अरेबियन पेनिनसुला में। जॉर्डन रिवर से इसका नाम पड़ा, जो यहाँ से बहती है। और बॉर्डरिंग कंट्री सीरिया लगता है, सऊदी अरेबिया है, इजराइल है, वेस्ट बैंक है, इराक है। कैपिटल जो है कंट्री की वो है अमान। राइट, इट इज नेम्ड फॉर द एमनाइट्स हु मेड देयर सिटी देयर कैपिटल। 13 सेंचुरी BC की बात हो रही है। जॉर्डन की 26 किलोमीटर की एक कोस्ट लाइन है ऑन द गल्फ ऑफ अकाबा, जो मैंने आपको दिखाया, वेयर अल अकाबा इट्स द ओनली पोर्ट दैट इज लोकेटेड। इट्स ओनली पोर्ट, इनका एक ये जो पोर्ट है वो वहीं पर लोकेटेड है। जॉर्डन हैज 3 फिजियोग्राफिक रीजन्स। ईस्ट से वेस्ट अगर आप देखें, डेजर्ट है, अपलैंड्स है, एंड द जॉर्डन वैली। जो डेजर्ट रीजन है दैट इज मोस्टली विद इन द सीरियन डेजर्ट ओनली। ठीक है। द जॉर्डन वैली रीजन कंटेन्स द डेड सी, मैंने आपको मैप में दिखाया था ना। जॉर्डन वैली, दिस रीजन इज अ पार्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम। इट इज होम टू डेड सी, वन ऑफ द सॉल्टिएस्ट बॉडीज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। ठीक है। लैंग्वेज इज अरेबिक एंड जॉर्डियन दिनार इनकी करेंसी है। चलिए, सर्दियां आ रही हैं, आगे आएंगी। दिल्लीज विंटर एक्शन प्लान फॉर पॉल्यूशन अपीयर्स अनकन्विंसिंग। देखो क्या होता है, एक तो विंटर आ रही है, आगे फॉग होती है। ठीक है, वो क्यों होती है, कंडेंसेशन वाला पूरा प्रोसेस हम बाद में कभी देखेंगे, ज्योग्राफी में एंटर नहीं कर रहे स्टैटिक के। और ऊपर से अभी इस टाइम पे स्टबल बर्निंग होती है। नॉर्थ इंडिया में, मेजर पंजाब हरियाणा में बहुत दिक्कत होती है ना। तो जो फार्मर्स हैं वो इस टाइम नवंबर के आसपास वीट सो करते हैं। अप्रैल में हार्वेस्टिंग होती है, तो उससे पहले जो चावल उगाया हुआ होता है वो हार्वेस्ट होने के बाद दे क्लियर देयर फील्ड्स, दे प्रिपेयर देयर फील्ड्स फॉर वीट। तो दे डू स्टबल बर्निंग। और ऊपर से फॉग भी हो गई, स्मॉग हो जाती है, एयर पोल्यूशन ड्रास्टिकली गिरता है, वो बढ़ता है, और पोल्यूशन एयर क्वालिटी इंडेक्स ड्रास्टिकली गिरता है। राइट, मतलब एयर क्वालिटी जो है इंडेक्स की, एयर की क्वालिटी बहुत तेज़ी से गिरती है। फिर दिवाली आती है, बहुत बोलते हैं पटाखे मत जलाओ मत जलाओ, है ना। कहीं मानते हैं कहीं नहीं मानते, बट दियास जलाओ, सेफ दिवाली हो और पोल्यूशन फ्री दिवाली हो। अब ये आर्टिकल यही एयर पोल्यूशन की बात कर रहा है। जैसे जैसे विंटर्स अब पास आ रही हैं, दिल्ली इज़ वंस अगेन डीलिंग विद दिस हर साल की एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम। नाउ टू टैकल विद दिस, टू हेल्प विद दिस, द सिटी हैज़ अ विंटर एक्शन प्लान, जिसके अंदर न्यू आइडियाज़ हैं। मतलब ड्रोन्स यूज़ करेंगे टू मॉनिटर द पोल्यूशन, दे आर क्रिएटिंग टास्क फोर्स ऑल्सो। लेकिन कह रहे हैं कि द प्लान इज़ नॉट कन्विंसिंग। अब वो कन्विंसिंग है नहीं है, विल नॉट गो इन टू दैट। अच्छा, और एक बात ये भी है कि ये प्रॉब्लम इज़ नॉट जस्ट अबाउट दिल्ली, बिगर इशू है ये एक। हाउ इंडिया मैनेजेस air pollution, that is the problem here, that is the big picture here. Central
government's commission for air quality management has been criticized कि you are not working effectively between states. Now let's talk about what are the factors. क्यों air pollution is the major problem? Why? What are the factors underlining it? Under it. तो वो डिस्कस करते हैं. I'll give you points. Please do write it down. एक तो अर्बनाइजेशन. क्या अर्बनाइजेशन एक फैक्टर है? बिल्कुल है. बहुत अर्बन ग्रोथ हो रही है, कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, पॉल्यूशन फिर बहुत बढ़ता है, स्पेशली दैट डस्ट. In Delhi, construction causes around 30% of PM10 and 8% of PM2.5. सिचुएशन और वर्स होती है. फिर ये अभी मैंने आपको स्टबल बर्निंग बताया नॉर्थ इंडिया के अंदर, जो लेफ्ट ओवर क्रॉप स्टबल है आफ्टर हार्वेस्ट, और इसी टाइम पे यही होता है, दे बर्न इट, राइट. हालांकि ऐसे इंसिडेंट्स में अब काफ़ी डिक्रीज देखने को मिला है. फार्मर्स कंटिन्यू दैट प्रैक्टिस क्योंकि कोई उन्हें ऑल्टरनेटिव नहीं मिलता. अब ऑल्टरनेटिव है नहीं है क्या है, विल नॉट गो इनटू दैट थिंग, बट दिस स्टबल बर्निंग इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इज वन ऑफ द रीजन. पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स की इम्प्लीमेंटेशन भी इफेक्टिव नहीं है डिस्पाइट हैविंग द पॉलिसीज. वी हैव नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, बट इंडिया स्ट्रगल्स टू एनफोर्स दोज मेजर्स. फिर उसके बाद ये जो व्हीकल से एमिशन आता है, बोल रहे हैं कि ईवीज पे चलो, ईवीज पे ट्रांजिशन करते हैं, बट अभी नहीं हुआ है. ट्रैक्टर्स, बसेस, हैवी ट्रक्स कितना पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं. ईवीज आर बीइंग प्रमोटेड, yes, but still they make up a small percentage of the total vehicles, right? फिर इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं, और वहाँ regulations भी, there are weak regulations also. They continue to release high amount of pollution due to weak enforcement of environmental laws. फिर indoor air pollution भी एक factor है. Yes, it is a factor. सरकार की प्रोग्राम्स हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है कि यू एनकरेज क्लीनर कुकिंग फ्यूल्स, बट आज भी बहुत से हाउस होल्ड्स हैं, दे यूज सॉलिड फ्यूल लाइक वुड एंड काउ डंग अलोंगसाइड एलपीजी. ऑब्वियसली हार्मफुल स्मोक एक्सपोजर है इंडोर के अंदर ही. क्लाइमेट चेंज और ज़्यादा पॉल्यूशन को वर्सन कर रहा है. तो ये सारे रीजंस हैं. सरकार ने क्या क्या किया है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बट व्हाट कैन वी डू, व्हाट आर द स्टेप्स forward, what can be done? Now let's talk about that. पहला तो आपके जो देखो इफेक्ट पॉलिसीज होना और उनकी इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत फर्क है. गुड गवर्नेंस की बात करते हैं जब हम, तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स ऑन इंडस्ट्रियल एमिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस कैन बी डन. दूसरे देशों में भी आप देख सकते हो क्या सिस्टम वो यूज़ कर रहे हैं. रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम्स कैन हेल्प इंश्योर कि इंडस्ट्री फॉलो द रूल्स प्रॉपरली. और ये जो हम क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं, वो ट्रांजिशन थोड़ा फास्टर हो. सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, लेट्स प्रमोट देम, ग्रो इवन मोर इन दैट. ग्रीन स्पेसेस को एनकरेज करो इन द सिटीज. ग्रीन स्पेसेस, ज़्यादा ट्रीज लगाओ, है ना. क्रिएट अर्बन फॉरेस्ट इन द सिटीज़. मियावाकी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा भी है जब ये न्यूज़ में आता है, मियावाकी मेथड. अर्बन ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव करो. हर कोई अपने पर्सनल व्हीकल्स ना लेकर चले, ईवीज़ की तरफ और ज़्यादा प्रमोट करें, राइट. सो दीज ऑल थिंग्स कैन बी डन. स्टबल बर्निंग रोकने के लिए यू कैन कम अप विद बेटर ऑल्टरनेटिव्स. बायो डिकम्पोजर जैसे मेथड्स हैं. पूसा डिकम्पोजर है जहाँ पर आप यू टर्न द स्टबल इनटू पेलेट्स फॉर फ्यूल. यू कैन डू क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ऑल्सो. शिफ्ट अवे फ्रॉम पैडी इन पंजाब एंड हरियाणा. दूसरी क्रॉप्स भी उगाइए. तो दीज ऑल थिंग्स कैन बी डन. ठीक है. Coming to the next article, several regions हैं बिहार के, they are facing severe flooding. क्यों? क्योंकि बारिश बहुत तेज़ होने की वजह से heavy release of water हुआ है from कोसी बैराज in बीरपुर. बारिश बहुत हुई, पानी रिलीज हुआ.
कोसी नदी एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो चाइना, नेपाल और इंडिया से बहती है। गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है। इट इज फॉर्म बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 नदियां, 3 स्ट्रीम्स, सन कोसी, अरुण कोसी एंड तमु कोसी। तीनों का ओरिजिन जो है वो नेपाल और तिब्बत से है। ठीक है, मैप में एक बार ये नदी जरूर देखना। तो हिमालयन रीजन से ही ये तीनों नदियां बहती हैं एज इट फ्लोज अबाउट 48 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। कोसी और ज़्यादा पानी उठाती है एंड फ्रॉम अदर मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑल्सो। और कोसी शिवालिक हिल से बहती हुई आगे बढ़ती है। इट फ्लोज थ्रू शिवालिक हिल्स एट अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड छत्र गॉर्ज, जहाँ पे रिवर का जो पाथ है वो नैरो हो जाता है जैसे जैसे वो साउथवर्ड जाती है। कोसी को सोरो ऑफ बिहार भी बोला जाता है। सोरो ऑफ बिहार क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो डैमेज ये क्रिएट करती है इन द स्टेट ऑफ बिहार ओवर द ईयर्स, इसने जो किया है, डैमेज क्रिएट किया है बिकॉज ऑफ इट्स फ्लडिंग टेंडेंसीज, बहुत मेंडर करती है। ठीक है, बिहार से बहती है एंड इट्स मेक इट्स वे टू गंगा रिवर। 724 किलोमीटर का ट्रैवल करके गंगा को ये मिल जाती है। कहाँ पर? पूर्णिया में। ये जो नदी है इट इज सराउंडेड बाय स्टीप बैंक, स्टीप मार्जिन्स, राइट। अगर आप देखो तो ये जो बैंक्स हैं दे सेपरेटेड फ्रॉम सेवरल अदर रिवर्स। नॉर्थ में यारलुंग जैंगपो रिवर, महानंदा रिवर ईस्ट में, गंडकी टू द वेस्ट एंड गंगा टू द साउथ। जैसे जैसे आगे बहती है ये अपने साथ बहुत सेडिमेंट और डेब्रीज लेके चलती है। इसकी वजह से डज नॉट हैव अ परमानेंट चैनल एज इट फ्लोज टू द प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। ये अपने पाथ फ्रीक्वेंटली चेंज करती है। दैट इज वाई इट इज वन ऑफ द रीजन वाई इट कैन कॉज फ्लडिंग, राइट। टेंडेंसी टू चेंज द कोर्स, सोरो ऑफ बिहार बोला जाता है इसको बिकॉज वेरी फ्रीक्वेंट कोर्स चेंजेस होते हैं इसके। एंड ह्यूमन सफरिंग पहले भी बहुत हुई है इन द पास्ट ड्यू टू द फ्लडिंग। एंड ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी दूध कोसी, इंद्रावती, लिखू, अरुण, तमकोशी, सन कोसी। तो ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, चलते हैं हमारे आज के लास्ट आर्टिकल पे। 8th एडिशन एक्सरसाइज कजिंद का इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होने वाली ये एक्सरसाइज होती है, तो इसलिए कजाकिस्तान का कज और इंडिया का कजिंद 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक ये होगी औली उत्तराखंड में एट सूर्य फॉरेन ट्रेनिंग नोड। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, हर साल होती है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। इंडियन आर्मी से वी हैव कुमाऊं रेजिमेंट दैट इज रिप्रेजेंटेड है। इंडियन आर्म फोर्सेस जिसमें 120 पर्सनल हैं, दे आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द बटालियन ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट। बाकी भी हैं। मकसद यही है कि दोनों देश साथ में अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाएं। दे टेक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस ऑल्सो, जो कि चैप्टर 7 है यूनाइटेड नेशंस चार्टर का, उसमें है ये। दिस एक्सरसाइज फोकस ऑन दोज सिनेरियोज दैट फॉल अंडर दी चैप्टर 7 कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी रिस्टोर करनी है एंड यू डील विद एक्शंस टू मेंटेन दैट। It focuses on operations in semi-urban and mountainous terrain. It will take place in those areas that have semi-urban and mountainous terrain. मकसद क्या है? फिजिकल फिटनेस, सोल्जर्स दोनों देशों के they work on their physical fitness, tactical drills, they share the best practices. ठीक है, कि अगर टेररिस्ट अटैक होता है तो दोनों देश हाउ यू विल वर्क टुगेदर। यू सेट अप अ शेयर्ड बेस जहाँ पर कमांडर्स दोनों साइड के दे कैन कोऑर्डिनेट एफर्ट्स। यू शेयर टैक्टिक्स, योर टेक्निक्स, इंटरऑपरेबिलिटी, यू एनहांस योर डिफेंस कॉपरेशन, इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ती है, राइट, डिफेंस कॉपरेशन एनहांस होती है। सो दिस ऑल आर द सिंपल थिंग्स। ये आपसे पूछा जा सकता है एज इन की अच्छा कभी लिखना पड़ जाए कि जो डिफेंस एक्सरसाइज होती है इनका फ़ायदा क्या है। ठीक है,
तो दिस पॉइंट यू कैन राइट इट डाउन व्हेन एवर यू आर राइटिंग एन आंसर. कभी आप IR से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा आंसर लिखते हैं तो पता नहीं चलता कब कोई इन्फॉर्मेशन काम आ जाए. ठीक है जी. इस सेशन के लिए इतना ही. उम्मीद करती हूँ आर्टिकल्स क्लियर हो गए हो. कोई डाउट हो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. और अगर कुछ छूटा हो तो थोड़ा सा वीडियो पीछे लेकर जाइए. यू कैन write the points. Thank you everyone. This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. We'll meet you tomorrow with other articles. Till then, take care. Good luck. Good wishes. Happy learning. All the best. Thank you.